बेटी ने अपनी माँ को मार डाला, बेटे ने मार दिया। ये मैंने कभी बेटी के द्वारा माँ को मारते हुए आज तक मैंने कभी ऐसी अप्रिय घटना नहीं सुनी। तो ये आयुषी और बलराम अपनी मर्जी से प्राइवेट जगह ले गए, 3 सवा 3 महीने को गोपनीय जगह पर रखा। बाद में 9 अप्रैल 2025 को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, संदिग्ध परिस्थिति में भर्ती कराया। जिस दिन को भर्ती कराया उस दिन बॉडी के 90% पार्ट डैमेज थे। नए खुलासे जो है वो हो सकते हैं और यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे। बड़ा माँ तो बचपन से पालती पोसती, ऐसा क्यों किया? अफसोस है आपको? 3 जुलाई 2026 जयपुर के प्रताप नगर इलाके में एक महिला सड़क के किनारे अपने घर की तरफ लौट रही थी। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एसयूवी आई और सीधे महिला को टक्कर मारकर वहां से निकल गई। टक्कर इतनी सीरियस थी कि महिला की मौके पर ही जान चली जाती है। पहली नज़र में ये एक और हिट एंड रन एक्सीडेंट दिखाई दे रहा था। एक लापरवाह ड्राइवर, एक तेज रफ्तार गाड़ी और एक परिवार जिसने कुछ ही सेकंड्स में अपना एक मेंबर खो दिया। लेकिन नीरज शर्मा के भाई को शुरू से लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है और जब पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास को ध्यान से देखना शुरू किया तो सामने आई एक ऐसी एलिजेड कॉन्स्पिरेसी जिसके तार सरकारी नौकरी, फैमिली, प्रॉपर्टी और खुद नीरज शर्मा की बेटी से जुड़े दिखाई दिए। ये कहानी है जयपुर की 45 साल की नीरज शर्मा के साथ हुए इस फेटल इंसिडेंट की और उनकी 23 साल की बेटी आयुषी शर्मा पर लगे सीरियस एलिगेशंस की। ध्यान रहे, केस की इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस अभी चल रहे हैं। आयुषी और दूसरे अक्यूज लोगों को कोर्ट ने अभी गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया है। नीरज शर्मा जयपुर के प्रताप नगर स्थित रविंद्र नगर में अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके पति विजय कुमार शर्मा कोर्ट सिस्टम से जुड़े एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। परिवार में बेटी आयुषी के अलावा एक टीनेजर बेटा भी था जिसे एक्स्ट्रा केयर और असिस्टेंस की जरूरत थी। करीब 1 साल पहले विजय शर्मा जी की जान चली जाती है। गवर्नमेंट सर्विस के दौरान किसी एम्प्लॉय की जान चली जाने पर कुछ सिचुएशन में परिवार के एक डिपेंडेंट मेंबर को कंपैशनेट ग्राउंड्स पर गवर्नमेंट जॉब दी जा सकती है, जो कि पूरे इंडिया में चलता है। सिंपल शब्दों में परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए एक मेंबर को सरकारी नौकरी मिल सकती है। विजय शर्मा के जाने के बाद ये जॉब नीरज शर्मा जी को मिली और उन्होंने कोर्ट में क्लरिकल पोजीशन पर काम करना शुरू किया। पुलिस के अकॉर्डिंग यहीं से माँ और बेटी के बीच का डिस्प्यूट सीरियस होने लगा और ज्यादा बढ़ने लगा। इन्वेस्टिगेटर्स का एलिगेशन है कि आयुषी ये जॉब खुद चाहती थी। दूसरी तरफ नीरज का कहना था कि परिवार चलाने और अपनी बेटी के केयर करने के लिए उनका जॉब करना ज़रूरी था। मतलब उनके जो बेटा था वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं था, उसको स्पेशल हेल्प चाहिए थी। धीरे धीरे इस डिसएग्रीमेंट के साथ फैमिली प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी जुड़ गया। पुलिस का दावा है कि माँ और बेटी बीच के कई महीनों से झगड़े हो रहे थे उनके बीच में। नीरज एलिजेडली घर और दूसरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि आयुषी उन पर लगातार प्रेशर बना रही थी और आयुषी की उम्र सिर्फ 23 साल है। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि आयुषी ने घर छोड़ दिया और अपने कजन बलराम एलाइस रवि के साथ जयपुर के एक दूसरे मकान में रहने लगी थी जाके। यही वो समय था जब पुलिस के अकॉर्डिंग एक फैमिली डिस्प्यूट एलिजेडली एक सीरियस क्रिमिनल प्लान में बदलने लगा। 3 जुलाई को नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग क्लास छोड़ने के बाद घर लौट रही थी। उनका डेली रूटीन यही था और आने जाने का टाइम सब कुछ पहले से ही सबको फैमिलियर था, आसपास के लोगों को, फैमिली वालों को। पुलिस का एलिगेशन है कि उस दिन कुछ लोग अलग अलग लोकेशंस पर खड़े होकर नीरज की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। जैसे ही वो डिसाइडेड लोकेशन पर पहुंची, उनकी लोकेशन आगे मौजूद लोगों तक पहुंचाई गई ताकि उनको भी पता चल जाए। इसके बाद एक स्कॉर्पियो एसयूवी उनके डायरेक्शन में आई और उन्हें टक्कर मारकर भाग गई। टक्कर के बाद व्हीकल को एलिजेडली कुछ डिस्टेंस पर छोड़ दिया गया और उसमें मौजूद लोग मोटरसाइकिल से फरार हो गए। शुरू में इस इंसिडेंस को एक रोड एक्सीडेंट के रूप में देखा गया, लेकिन नीरज के भाई राकेश कुमार शर्मा जी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका कहना था कि नीरज से पहले भी बेटी और परिवार के दूसरे मेंबर्स से मिल रही धमकियों और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में उन्हें बताया था। राकेश ने पुलिस कंप्लेंट फाइल करी और क्लियरली कहा कि उन्हें इस इंसिडेंस के पीछे किसी प्लानिंग का शक था। यही कंप्लेंट इस केस का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट बनती है। पुलिस ने इलाके में लगे अलग अलग सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस कलेक्ट करी। इन्वेस्टिगेटर्स को एसयूवी की मूवमेंट नॉर्मल एक्सीडेंट जैसी नहीं लगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग
व्हीकल के पास नीरज को बचाकर निकलने की काफ़ी ज़्यादा जगह थी। इसके बावजूद वो उनके डायरेक्शन में और तेज़ी से गया और टक्कर मारने के बाद बिना रुके वहाँ से निकल गया। लेकिन सीसीटीवी में सिर्फ गाड़ी ही नहीं दिखाई दी, पुलिस ने कुछ ऐसा लोगों को भी नोटिस और आइडेंटिफाई किया जो इंसिडेंट के टाइम लगातार फोन पर बात कर रहे थे और अलग अलग पॉइंट्स पर खड़े थे। उनकी कॉल्स और मूवमेंट को कनेक्ट करने पर इन्वेस्टिगेटर्स को शक हुआ कि कोई नीरज की लोकेशन की लाइव इंफॉर्मेशन दे रहा था। इसके बाद फोन रिकॉर्ड्स, व्हीकल मूवमेंट्स और अक्यूज्ड लोगों के आसपास के कनेक्शंस की इन्वेस्टिगेशन की गई। पुलिस के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट एक हिट और रन केस लग रहा था, वो असल में कई लोगों के बीच कोऑर्डिनेट किया गया एलिजिड प्लान्ड अटैक था। इन्वेस्टिगेटर्स का दावा है कि नीरज को रास्ते से हटाने की प्लानिंग अचानक नहीं करी गई होगी, बल्कि करीब 3 महीने से उसकी प्रिपरेशन की जा रही थी। पुलिस के अकॉर्डिंग आयुषी ने अपने अंकल मोहन स्वरूप और कजन बलराम अलियास रवि के साथ मिलकर नीरज को रास्ते से हटाने के अलग अलग मैटर्स पर डिस्कशन किया था। आखिर में एक ऐसा मेथड चूज किया गया जो बाहर से एक एक्सीडेंट लगे एलिजिडली भरतपुर के हेमंत शर्मा नाम के एक पर्सन से कांटेक्ट किया गया और 7 लाख रुपए में अटैक करवाने की डील तय हुई। मतलब 23 साल की लड़की के पास 7 लाख रुपए थे। हेमंत ने आगे कुछ और लोगों को ऑपरेशन में इंक्लूड किया। पुलिस का कहना है कि अक्यूज्ड लोगों ने नीरज जी की रूटीन समझने के लिए कई हफ्तों तक उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी, उनके आने जाने के रास्ते पर रेकी करी। पहले एक रेंटेड थार एसयूवी का यूज करके अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद एक दूसरी गाड़ी स्कॉर्पियो को अरेंज किया गया। फाइनल प्लान में अलग अलग लोगों के अलग अलग रोल्स दिए गए। कोई नीरज की लोकेशन बता रहा था, कोई मोटरसाइकिल पर आसपास मौजूद था, एक पर्सन स्कॉर्पियो ड्राइव कर रहा था और दूसरा उसके साथ बैठा था। पुलिस के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन सिर्फ टक्कर मारने के नहीं थे। एलिगेशन है कि उन्हें यह इंश्योर करने के लिए कहा गया था कि नीरज इस इंसिडेंट के बाद बच ना सके। इस पूरे अरेंजमेंट का पर्पस एलिजिडली ये था कि इंसिडेंट के बाद किसी पर डायरेक्ट कोई भी शक के दायरे पे ना आए और केस को एक हाई स्पीड व्हीकल से हुआ एक्सीडेंट मानकर क्लोज कर दिया जाए। पुलिस ने इस केस में 2 प्राइमरी मोटिव्स बताए थे। पहला, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि विजय शर्मा जी के जाने के बाद मिली कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नीरज शर्मा जी ने एक्सेप्ट कर ली थी। इन्वेस्टिगेटर्स का एलिगेशन ये भी है कि आयुषी इस बात से बिल्कुल नाराज थी, मतलब वो अपनी माँ से ही नाराज हो गई थी और मानती थी कि उस जॉब को उसको मिलना चाहिए था, ना कि उसकी मम्मी नीरज जी को। पुलिस का दावा है कि नीरज जी के जाने के बाद आयुषी खुद उसी जॉब के लिए अप्लाई करने की प्लानिंग भी कर रही थी। दूसरा पॉसिबल मोटिव था फैमिली प्रॉपर्टी पर कंट्रोल। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माँ और बेटी के बीच घर और दूसरी प्रॉपर्टीज को लेकर काफी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था। मतलब उनकी 23 साल की बेटी आयुषी हर चीज के लिए लड़ रही थी अपनी माँ से। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, गवर्नमेंट जॉब और प्रॉपर्टी को पुलिस ने पॉसिबल मोटिव बताए हैं। इस मोटिव और पूरी कॉन्स्पिरेसी को अभी कोर्ट में एविडेंस के थ्रू प्रूफ किया जाना बाकी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई क्योंकि कोर्ट तब तक एक क्रिमिनल को क्रिमिनल नहीं बताता जब तक उसके क्राइम प्रूव ना हो जाए। 2 अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने आयुषी शर्मा, उनके अंकल मोहन स्वरूप और एलिजिड कॉन्ट्रैक्ट अरेंजर हेमंत शर्मा और अटैक में अलग अलग रोल्स प्ले करने वाले दूसरे लोगों को अरेस्ट किया। अवेलेबल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टोटल 7 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया। आयुषी का कजन बलराम अलियास रवि एलिजिड कॉन्स्पिरेसी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट बताया जा रहा है और यही बताया गया कि वो आयुषी के पास सबसे ज्यादा इन्वॉल्व था इसमें। 14 जुलाई 2026 तक अवेलेबल पब्लिक रिपोर्ट्स में बलराम को एब्सकॉन्डिंग बताया जा रहा है, मतलब अभी तक वो मिला नहीं है, फरार है और पुलिस की तलाश कर रही थी। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कहां से आए, किस पर्सन ने पेमेंट की और क्या प्लान में फैमिली के कुछ और मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे या नहीं। नीरज शर्मा जी के केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल ही रही थी कि फैमिली ने एक और सीरियस एलिगेशन लगा दिया। नीरज के भाई राकेश शर्मा ने पुलिस से आयुषी के पिता विजय शर्मा जी की केस की भी दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने की डिमांड की। राकेश जी के अकॉर्डिंग विजय शर्मा जी को जुलाई 2024 में ब्रेन हैमरेज हुआ था। उनका एलिगेशन है कि ट्रीटमेंट के दौरान आयुषी और बलराम ने विजय जी को एक दूसरे हॉस्पिटल या फिर एक रेंटेड अकोमोडेशन में शिफ्ट करने की जबरदस्ती करी थी और कर भी दिया था। लेकिन कई महीनों तक फैमिली को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई गई। फैमिली का दावा है कि जब उन्हें आखिरकार विजय की कंडीशन देखने का मौका मिला
तब उनके कई ऑर्गन सीरियसली अफेक्टेड हो चुके थे। इसके कुछ समय बाद विजय शर्मा जी की जान चली जाती है। फैमिली ने सवाल उठाया है कि क्या उन्हें टाइम पर प्रॉपर ट्रीटमेंट और मेडिसिन दी गई थी, लेकिन यहाँ दोनों इंसिडेंट्स के बीच क्लियर डिफरेंस है। नीरज शर्मा जी केस में पुलिस ने जान लेने की एलिजेड कॉन्स्पिरेसी का केस रजिस्टर करके अरेस्ट किए हैं। वहीं विजय शर्मा जी के केस में फिलहाल फैमिली ने सिर्फ डाउट्स और एलिगेशन एक्सप्रेस किए हैं। पुलिस ने कंप्लेंट्स एक्सेप्ट करके इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही है, लेकिन अभी तक कोई पब्लिक फॉरेंसिक फाइंडिंग ये प्रूव नहीं करती कि विजय जी के साथ जानबूझकर कुछ गलत किया गया था। इसलिए विजय शर्मा जी के केस को कंफर्म्ड क्राइम कहना गलत होगा। फिलहाल ये दोबारा इन्वेस्टिगेशन की डिमांड से जुड़ा एक नया एंगल है। इन केस इसमें कुछ भी सबसे बड़ी डिस्टर्बिंग बात सिर्फ ये नहीं है कि एक रोड एक्सीडेंट एलिजिडली प्लान्ड अटैक निकला। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये है कि अगर पुलिस का एलिगेशन सही प्रूव होता है तो ये प्लान ऐसे लोगों ने बनाया था जिन्हें नीरज सबसे ज्यादा पहचानती थी और शायद सबसे ज्यादा ट्रस्ट भी करती थी। एक जॉब, कुछ प्रॉपर्टी और फैमिली के अंदर सालों से बढ़ता कॉन्फ्लिक्ट और फिर 3 महीने तक प्रिपेयर किया गया एक एलिजिड प्लान जिसमें एक इंसान की जान जाने को ट्रैफिक एक्सीडेंट की तरह दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। बलराम का अरेस्ट अभी भी बाकी है, पैसे की रिकवरी होना अभी भी बाकी है, डिजिटल एविडेंस अभी भी ढूंढे जा रहे हैं, अक्यूज लोगों के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं और विजय शर्मा जी के केस से जुड़े नए एलिगेशन सामने आ रहे हैं। इन सभी की इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। फाइनल ट्रुथ पुलिस ब्रीफिंग में अभी तक पता नहीं चला है। टेलीविजन पर डिबेट चल रही है, सोशल मीडिया पे लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं, कोई लेफ्ट साइड बटा है, कोई राइट साइड बटा है। फाइनल ट्रुथ एविडेंस और कोर्ट के डिसीजन से ही डिसाइड होगा। अभी तक कुछ भी हम नहीं कह सकते। तब तक आयुषी शर्मा और दूसरे सभी लोग इन केस में जो अक्यूज्ड हैं कोर्ट से गिल्टी प्रूव नहीं हुए हैं। और इस केस का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन अब भी यही है, क्या 3 जुलाई का वो हिट एंड रन सिर्फ एक प्लान्ड अटैक था या इस फैमिली की स्टोरी में अभी और भी ऐसे राज हैं जिनका सामना करना अभी भी बाकी है। प्लस एक और आपको बात बता दूं कि जो आयुषी का छोटा भाई है वो मेंटली उतना स्टेबल नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली वो सारी प्रॉपर्टी आयुषी के नाम पे ही जाने वाली थी और उसके भाई को क्या मिलता, उसकी देख रेख का ही पैसा खर्चा होता और जॉब करने के वो लायक नहीं था। तो कुल मिला के प्रॉपर्टी भी आयुषी की होती, जॉब भी एंड ऑफ द डे आयुषी को ही मिल जाती और 23 साल की उम्र थी उसकी। सिर्फ वो चाहती तो पढ़ लिख के अपना और चीजें कर सकती थी, वरना बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी। और वहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि जो बलराम था वो और आयुषी साथ में जो अलग रह रहे थे, दे वर लिविंग इन टुगेदर। तो अभी इस केस पे बहुत सी चीजें आना बाकी हैं। जल्दी अगर कुछ ऐसा अपडेट आता है या फिर बलराम का अरेस्ट होता है तो मैं एक और पार्ट बना के इसमें अपडेट कर दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप ऐसे ट्रू क्राइम केसेस और डार्क स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल को फॉलो करो। हमारा एम है फिर से अपने नए स्टार्ट में 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का इस साल के एंड तक, उससे जल्दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे एक और अगले चिलिंग केस में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी सेफ।